मेरे लिए नहीं था, आज भी ये तकरीर ख्वाजा आसिफ साहब के लिए नहीं था, ये तकरीर सिलेक्टर्स के लिए था, आवाम के लिए नहीं था। लेक्चर देने का तो शौक है, मगर उसका अपना लेक्चर पे अमल करना का तो कोई इरादा नहीं होता। लॉकडाउन का ये सिर्फ मतलब नहीं था कि आपने अपने आवाम को कहना था कि अपना ख्याल रखे। आप कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है? अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? रियासत पाकिस्तान वो ही किरदार अदा कर रहा है जो हमने कारगिल में किया था। अभी उसको कोई फिक्र ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अवाम मरे तो सो मरे। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया। ये फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी थी। सारा नहीं कि घबराना नहीं, ये फ्लू है, ये कोरोना है, ये लाखों बंदों की जान ले चुका है द वर्ल्ड ओवर। जो आप लेक्चर देते रहे हैं, तो भाई इनकी सूरत में इस मुल्क पे, इस कौम पे जो नाज़िल हुई है, अगर उसको रिवर्स करना है तो इनसे जान छुड़ाना। $12 ट्रिलियन अगर दुनिया की इकोनॉमी को लॉस हुआ है और अभी ये भी नहीं पता कि कितना और लॉस होना है। आज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसको रिकवर करने में कितनी देर लगेगी। 34% लोग शदीद गुर्बत में पड़ गए। हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को समझ आए कि SOPs को फॉलो करना क्यों जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इत्तिशाम। इस वक्त अगर हुकूमत पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव की बात करें तो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अंदरूनी जो कशमकश है उसने सूरत हाल को मजीद गंभीर कर दिया है। ऑपोजिशन भी अब हुकूमत के खिलाफ अपनी सरगर्मियां तेज कर चुकी है, जबकि जरदारी साहब तो पीपल्स पार्टी के जियालों को अच्छे वक्त की नवीद सुना रहे हैं। हालात की संजीदगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना को 5 से 6 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की 3 सूबों में और वफाक में हुकूमत है, लेकिन मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। इस दौरान जब पार्टी की सीनियर तरीन क़यादत, जिसमें असद उमर शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन की आपसी लड़ाई जो है वो आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी का जिम्मेदार उसे करार दिया जा रहा है। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ की एक बड़ी शख्सियत, एक सीनियर तरीन रहनुमा आज हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा हमने सोचा कि आज उनसे थोड़ी इंसाइट ली जाए, क्योंकि काफ़ी अहम वो शख्स माने जाते हैं तहरीक इंसाफ के। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो गवर्नर साहब। गवर्नर साहब से आज हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत के सामने आने वाली जो पेचीदगियां हैं उनके हवाले से बात की जाए, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े जो इंतखाबी नारे के बारे में, जिसमें ताहाल तहरीक इंसाफ नाकाम दिखाई दे रही है, और वो है जी तालीम के निज़ाम में इस्लाहत का नारा। याद होगा आपको कि तहरीक इंसाफ जब अपनी कैंपेन कर रही थी या अपोजिशन में थी तो तालीम के बारे में बहुत बात करते थे, तालीम को अपनी प्रायोरिटी के ऊपर गर्दानते थे कि जब हम आएंगे तो निज़ाम तालीम को बदल कर रख दिया जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो पहले से मौजूद चीज़ें हैं उनमें भी जो हैं कुछ ऐसे, उनके हवाले से भी ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है। जो तालीम का सेक्टर है उसमें मजीद जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की जो है वो तरफ चीज़ें जा रही हैं। बड़े वो वादे हुए, बड़े नारे लगाए जो पूरे होने की बजाय पहले से जो मौजूदा तालीमी इदारे हैं इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़े हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, सबसे पहले इसी हवाले से हम बात करेंगे। वेलकम टू द शो गवर्नर साहब। गवर्नर साहब से हुकूमत के सामने आने वाली जो पेचीदगियों के बारे में हम आज बात करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि कुछ बात हो जाए इंतखाबी नारे के हवाले से। एक बड़ा इंतखाबी नारा तहरीक इंसाफ का हुआ करता था जी, तालीम के तालीम हमारी प्रायोरिटी रहेगी और तालीम को जो है वो उसके निज़ाम को ही हम बदल कर रख देंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो शायद पहले से जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है उसमें भी जो है वो गड़बड़ी होने का जो इम्कान है वो नज़र आ रहा है। गवर्नर साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आप मुस्तहिक हैं। जामियात में तर्जमे के साथ कुरान पाक जो है उसको पढ़ना लाजमी करार दिया गया है। बड़ा ही ऐसा इकदाम और यकीनन इस पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जी, मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के असल मुस्तहिक हमारे वाइस चांसलर्स हैं, और ख़ासकर जो मैंने 7 वाइस चांसलर्स की कमेटी बनाई थी जिनके ज़िम्मे मैंने लगाया था कि वो रिकमेंडेशन दें कि किस तरीके से हम अपने बच्चों में कुरान पाक जो है तर्जमे के साथ लाजमी जो है वो कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, और अब बड़े मुझे फ़ख्र की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि अब तमाम जामात जो हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपनी ये फैकल्टी भी तर्जमे की कुरान के तर्जमे के साथ वो बना रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं। और उन्होंने
अपनी अपनी जो एकेडमिक काउंसिल है उनमें भी पास कर लिया है कि माशाल्लाह अगले जो सेमेस्टर जब शुरू होंगे तो कुरान पाक जो है तर्जमे के साथ पढ़ाया जाएगा। और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह के फजलो करम से ये बच्चों की तरबियत में ये तर्जमे के साथ कुरान जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इनके जहनों में इंशाअल्लाह आप देखेंगे पुख्तगी आएगी और इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। ठीक। अच्छा गवर्नर साहब, जहाँ पर बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जिनका भी हमने जिक्र किया, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जिसके हवाले से एहतजाज भी हो रहे हैं और उस पर ये कहा जा रहा है कि शायद तालीमी निज़ाम जो है वो उसमें ख़राबी का बाइस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी एक्ट में जो तरमीम है उसके हवाले से जो टीचिंग स्टाफ है वो भी एहतजाज कर रहा है। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इंतज़ामी ढांचे के साथ ये छेड़छाड़ करने की? और दूसरा ये कि जब हमने उनसे बात की तो उनका ये मानना था कि हमें बुलाकर एक दफ़ा पूछते तो सही, से कोई मुशावरत जो है वो नहीं होती। और हुकूमत को लेकर के ये गिला जो है वो सबका ही होता है, चाहे वो कोई तबका हो, चाहे ऑपोजिशन हो या कोई और हो, कि मुशावरत नहीं की जाती है। आपने एक अहम नुक्ता जो है वो उठाया है कि हमारी पार्टी की पॉलिसी थी और अब भी है कि जो भी अगर हमने यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लक फैसले करने हैं तो अल्टीमेटली हमारी जो है ख्वाहिश जो है अल्टीमेटली नहीं बल्कि शुरू में ये हमारी ख्वाहिश होगी कि हम उन यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर से तबादला ख्याल करें, हम प्रोफेसर से बात करें, हम डीन से बात करें, हम वाइस चांसलर से बात करें, हम स्टूडेंट से बात करें जिन्होंने रिसीविंग एंड पे हैं, फिर हम मुख्तलिफ अदारे जो हैं उनकी राय लें, फिर हम पॉलिसी जो है वो अपनाएं। तो मैं बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि चांसलर से भी कोई मशवरा नहीं किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बात जो है वो प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर से भी हुई है, फेडरल मिनिस्टर से भी हुई है। तो इंशाल्लाह जो भी पॉलिसी बनेगी वो कोई भी अगर रिफॉर्म्स आएंगी तो यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं, विच आई बिलीव पर्सनली बिलीव कि दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब इन मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। देखें, जब मैं गवर्नर बना था और हमारी हुकूमत आई थी तो आपको मालूम है कि हम मेरिट चीज़ पे बिलीव करते हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। मैं आपको बड़े यकीन से ये बात कहता हूँ कि जो पहले सिस्टम था वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट का, तो सर्च कमेटी तो उस वक्त भी बनती थी, वो रिकमेंडेशन देती थी, वो 3, 4, 5 लोगों के नाम जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को भेज देते थे और फिर चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर या जो भी इन्वॉल्व लोग हैं वो मुशावरत के साथ उनमें से जिसको जी चाहता था लगा देते थे। लेकिन हमने ये फर्म पॉलिसी अडॉप्ट की और मैंने ये फैसला किया और हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि जो सर्च कमेटी में नंबर 1 आएगा वही वाइस चांसलर जो है लगेगा। तो मुझे ये बात कहते हुए बड़ा फख्र है कि हमने जितने भी 15-16 वाइस चांसलर अपॉइंट किए हैं, जिसको सर्च कमेटी ने नंबर 1 किया है उसी की अपॉइंटमेंट जो है वो की गई है। और यही वजह है कि मैं समझता हूं कि अब यूनिवर्सिटीज़ में ये वाइस चांसलर जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनमें से मुझे बहुत से जो वाइस चांसलर्स हैं, मेरी मुलाकात भी उनकी अपॉइंटमेंट के बाद हुई है और वो खुद मुझे कहते हैं कि अगर मेरिट ना होता तो हम वाइस चांसलर के ओहदे पे ना बैठे होते। तो मेरी तो जहां तक मुमकिन है मैं वाइस चांसलर्स को एम्पावर कर रहा हूं। उनके जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप के इश्यूज हैं कि उनके इश्यूज कभी किसी डिप्टी सेक्रेटरी के पास रुके फंस जाते हैं, कभी किसी और महकमे में फंस जाते हैं, जिनसे उनकी फंक्शनिंग जो है उनमें वो जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं। तो मैं तो इस लेवल पे जाता हूं कि मैं अपने वाइस चांसलर को कहता हूं अगर आपका कोई इशू किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, कहीं भी आपका इशू फंसा हुआ है तो मुझे बताएं, मैं टॉप प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटीज के इश्यूज जो है उनको हल करूंगा। तो अब भी मैं गवर्नर साहब ये इश्यूज की और अपने तमाम लोग जो हैं उनको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ये जो 60 पेज का डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हुआ है उसकी बिल्कुल कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। इसमें मुझे यकीन है कि हमारी जो कैबिनेट है, मैंने कैबिनेट के मिनिस्टर से भी डिस्कस किया है, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से डिस्कस किया है
मैंने स्पीकर साहब से डिस्कस किया है और हम सब एक पेज पे हैं कि हम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की ऑटोनॉमी और उनकी जो रिस्पेक्ट है उस पे किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज नहीं करें। चलें, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नर साहब अदराक है हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं उनको इस इशू के हवाले से और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। गवर्नर साहब, ऑब्वियसली अगर यूनिवर्सिटीज के मसाइल होंगे, वाइस चांसलर्स के मसाइल होंगे, तो उनमें एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले करता है वो फाइनेंसेस करते हैं। तालीम के हवाले से बहुत वादे किए गए, लेकिन इस वक्त जब हम बजट देख रहे हैं पंजाब का तालीमी बजट और हायर एजुकेशन कमीशन को जो बजट दिया गया है, तो वो जरा कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। मुझे ये बताइएगा कि क्या हुआ, क्या प्रायोरिटी पर वो चीज रही नहीं, या वाकई आप लोगों के इतने मसाइल हैं कि जो चीज आपकी प्रायोरिटी पर होती थी जब आप ऑपोजिशन में होते थे, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा बात करते थे और आप कहते थे कि तालीमी निजाम को बदल कर रख देंगे, उसके ऊपर जो है उसको आप फाइनेंसेस दे नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर बजट लगा नहीं पा रहे हैं, मसला क्या है? मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले भी मुल्क के नौजवान जो है और उनका जो मुस्तकबिल है हमारी टॉप प्रायोरिटी था, और अब हुकूमत के आने के बाद भी हमारा जो नौजवान हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए कि मुल्क का जो किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो नौजवानों के मुस्तकबिल से वाबस्ता होता है, और तालीम जो है किसी भी मुल्क की तरक्की और जो उसकी खुशहाली है उसके लिए एक अहम किरदार अदा करती है। लेकिन एक ये आप बदकिस्मती कह लें कि ये जो बहरान है कोरोना का सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया की मईशत जो है उसको कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है। आपको मालूम है कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बल्कि जो G7 हैं या G10 हैं या G20 हैं, उन मुल्क की भी जो मईशत है वो बहुत ख़तरात में है। बरतानिया जैसे मुल्क की मईशत जो है एक महीने में 20% इकॉनमी जो है उनकी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो ये बहुत मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो यहाँ पर की मुश्किलात जो हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक से ज़्यादा हैं। तो एक बहुत बड़े बहरान से हम गुजर रहे हैं। तो इन हालात में बजट पेश करना किसी भी हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा चैलेंज कभी भी नहीं होगा जितना बड़ा चैलेंज जो है, जितना बड़ा मुश्किल ये बजट था। तो इन हालात में ज़ाहिर है कि चूँकि हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारे अदारे जो हैं वो बंद हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। टैक्स जब लोग देते हैं, जब खुशहाली होती है, लोग नफ़ा कमाते हैं तो टैक्स बढ़ता है। तो इन हालात में हमारा जो टैक्स का टारगेट था वो भी पूरा नहीं हुआ, उसके अलावा हमारा नुकसान हुआ। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को डिप्रेस नहीं करना चाहते कि इंशाल्लाह लीडर की क्वालिटी ये होती है कि मुश्किल हालात में, डिजास्टर में अपॉर्चुनिटी निकालता है, और हम समझते हैं कि ये डिजास्टर जो है इसमें हमारे लिए इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी भी जो है वो जरूर आएंगी। लेकिन सिर्फ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि सिर्फ मिडिल ईस्ट के इलाके में 1 लाख लोग से ज्यादा लोग हमारे बेरोजगार हुए हैं जिनको हुकूमत वापस ला रही है। फिर आप अंदाजा कर लें कि जो लोग ये रेमिटेंसेस भेजते थे उनमें भी कमी जो है वो आएगी। तो ये बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो मैं आवाम से यही कहूँगा, अच्छी बात है कि आप डिप्रेस नहीं करना चाहते आवाम को, लेकिन फवाद चौधरी साहब तो कर रहे हैं आजकल डिप्रेस। मैं कुछ सियासत के हवाले से बात करना चाह रही हूँ और कुछ इख्तलाफात के हवाले से। फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू यकीनन आपने भी सुना होगा। एक छोटा सा मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर सियासी इख्तलाफात हैं क्या, और फवाद चौधरी साहब जो बातें कर रहे हैं उनका इल्म गवर्नर साहब को पहले से था या उन पर भी उसी तरीके से वो राज अफशा हुए जैसे कि पाकिस्तानी अवाम। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। चौधरी साहब, ये फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू जो सामने आया है उसने तो काफ़ी परेशान किया है लोगों को भाई, और उन्होंने तो बड़े वाज़े अंदाज में जो पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनके हवाले से भी बात कर ली। उन्होंने फिर बता दिया कि आखिर क्यों जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही पीटीआई की हुकूमत। तो ये आपको पहले से ये बातें पता थी जो उन्होंने की, या फिर आपके लिए भी एक नई चीज़ थी हमारी तरह? देखिए, मैं इस जो कंट्रोवर्सी है पहले ही उसमें इजाफा नहीं करना चाहता। उस कंट्रोवर्सी को मैं समझता हूँ कि हमें कम करना चाहिए। देखें, एक बात तो खुश आइंद है कि तहरीक इंसाफ में
इमरान खान जो है सब उसको लीडर मानते हैं, सब उनके अंडर हिज लीडरशिप ऑल आर यूनाइटेड। बाकी सियासी पार्टियों में इख्तलाफात का होना, एक दूसरे के साथ डिसएग्री करना, ये जमहूरियत है, इसमें ये आपस में जो है चीजें चलती रहती हैं। इवन बरतानिया जैसे मुल्क में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेबर पार्टी में बता रहे हैं साहब, आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं, आपने का इख्तलाफ होना मामूल की बात है, बट किसी मैं आपको यूरोप की पॉलिटिक्स में, उन्होंने कहा कि असद उमर साहब ने बाहर कर दिया जहांगीर तरीन साहब को। मेरी बात सुने कि मैं आपको यूरोप की सियासत बताता हूं कि यूरोप में हमारी अपनी जो लेबर पार्टी है उसमें एक राइट विंग है, लेफ्ट है, मिलिटेंट है, इंडिपेंडेंट लेबर है, तो वहां पर लोग जो है अपनी अपनी राय देते हैं, लीडरशिप के खिलाफ भी बोलते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में तो बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन है कि किसी भी पार्टी के कारकुन जो है अपने लीडर के खिलाफ या उससे डिसएग्री जो है वो नहीं करते। और मेरा ख्याल है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये बेहतर भी है, वरना पार्टियों में डिसिप्लिन जो है बिल्कुल ही ना रहे अगर पार्टी के लीडरशिप जो है वो भी कंट्रोवर्सी में आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम जब इमरान खान कहते हैं कि भाई अब खामोश हो जाओ, तो सब खामोश हो जाते हैं। वो तो इसलिए कोई पार्टी में डिसयूनिटी या पार्टी का मुस्तकबिल या पार्टी को इन छोटे मोटे इख्तलाफात से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। पार्टी इमरान खान की लीडरशिप में मुतहद है। अब नहीं बोलेंगे फवाद चौधरी साहब, उनको खामोश करा दिए, क्योंकि वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म मेरे साथ खड़े हैं, मैं क्यों किसी के कहने पे इस्तीफा दूं। उनसे इस्तीफे की डिमांड की थी चौहान साहब ने। देखिए, मैं अर्ज करूं, ये हमारे लिए तमाम जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं या हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, ये सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। और मामलात जो हैं सियासत में कभी ऐसे चलते रहते हैं, जब आप किसी इंटरव्यू में होते हैं तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट छोटी मोटी बात भी निकल जाती है, जिसमें मीडिया से हमारा अब इतना प्यार हो गया है कि वो हमारी छोटी सी गलती जो है वो भी वो एक्सेप्ट करने के लिए या को तैयार नहीं होता। तो ये चैलेंजेस हैं, इसलिए हमें इन हालात में जब हमें पता है कि मीडिया हॉस्टाइल हो तो हमें 10 दफा इतने प्यार से आपको हुकूमत में लेकर आया चाहिए कि हम 10 इतने प्यार से आपको, प्यार तो पहले भी था, अब भी है। नहीं, अच्छा। हमें बिल्कुल, मैं तो इस बात को तस्लीम करता हूं कि हमें इक़्तिदार में लाने के लिए मीडिया ने और खासकर सोशल मीडिया जो है इन्होंने एक अहम किरदार किया है अदा, इसीलिए हम इनके क्रिटिसिज्म को बड़े पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात तो ये है ना गवर्नर साहब कि मीडिया को बड़े ही तल्ख किस्म के हालात से गुजरना पड़ा है पीटीआई की हुकूमत आने के बाद। जी, ये मुश्किलात जो आई हैं मीडिया पे हैं, हम पे हैं, तमाम अदारों पे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुल्क के हालात ऐसे थे, कर्जे इतने ज़्यादा थे कि जब हम इक़्तिदार में आए हैं तो जितने भी लोग मीडिया के हैं या हमारे कमेंटेटर हैं या माशियात के माहिर हैं, तो वो कहते थे कि मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा, हम अपनी किस्तें अदा नहीं कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस मुश्किल वक्त से भी पाकिस्तान निकल आया। फिर बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा गैप था। $2 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट होती थी, $5 बिलियन की हमारी इंपोर्ट होती थी। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो है गैप वो भी बहुत कम हुआ है। और मोर इम्पोर्टेंटली हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन था सालाना, उसमें भी बहुत बड़ी सब्सटेंशियल कमी आई है। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही थी, लेकिन कोरोना आ गया और कोविड-19 ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है, अब तो हम उससे कोप करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। अच्छा गवर्नर साहब, ये अल्टीमेटम जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दिया गया है कैबिनेट को कि 6 महीने हैं, काम कर लेनी तो वक्त हाथ से निकल जाएगा, कि किस चीज़ को फोर्सी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और किस चीज़ के हवाले से जो है वो वार्निंग दे रहे हैं? देखिए, वार्निंग तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरी दुनिया में आप देख लें कि जहाँ जहाँ भी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है तो वहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी हर साल में एक दफ़ा रीशफल होती है। जो मिनिस्टर बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है, जो बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहे उनको सैक कर दिया जाता है, जो मीडियम परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको बड़े जॉब से छोटे जॉब पे कर दिया जाता है। तो पूरी दुनिया में होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी प्राइम मिनिस्टर ने अगर अल्टीमेटम दिया है
कि 6 महीनों के अंदर अंदर मैं कारकर्दगी आपकी देखूंगा, जो परफॉर्म करेगा उसको शाबाश मिलेगी, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी छुट्टी भी हो सकती है, वो डिमोट भी हो सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल किस्म की वार्निंग है, कोई इस तरह के हालात अभी नहीं हुए, इस तरह के सर्कमस्टांसेस में भी इस तरह के हालात नहीं हुए कि उनको सही वाली इतना नहीं हालात खराब हमारे, इंशाल्लाह हम अब देखें, ये मुश्किल हालात हैं, इन हालात में मुल्क को इस बुरहान से निकालना जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम तो चैलेंज लेने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। और नहीं है, बिलावल साहब ने तकरीर करते हुए पार्लियामेंट में कहा है कि जंगी सूरत हाल है, इस वक्त हालात बड़े खराब हैं, तो अपोजिशन की तो राय आपसे मुख्तलिफ है। नहीं, मैं कब कहा कि हालात ठीक है? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूं कि मईशत जो है वो इंतहाई अंडर प्रेशर है, बिजनेसेस अंडर प्रेशर हैं, और जो है नंबर ऑफ केसेस आर ग्रोइंग इन पाकिस्तान, नंबर ऑफ डेथ्स आर ग्रोइंग इन पाकिस्तान, और उसके बाद जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बेचारे पेशेंट बन रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। ये तो मुश्किल तरीन सूरत हाल है, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है। और क्या आप मानते हैं फवाद चौधरी की तरह के सूबों की जो सरबराह हैं वो कमजोर लगाए गए हैं, डिक्टेशन लेते हैं वज़ीर आज़म साहब से, क्योंकि वो तो ब्लंट है, उन्होंने बड़ी ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट दी, हालांकि कुछ और लोग भी पीटीआई में ये मानते हैं, लेकिन वो इस तरह से बात नहीं करते। देखिए, मेरा ख्याल है कि आप चाहती हैं कि मुझे इस कंट्रोवर्सी में घसीट नहीं, मैं तो आपकी राय ले रही हूं से इस इंटरव्यू में ले आए, ताकि हेडलाइन जो है वो आपकी एक अच्छी सी बन जाए, लेकिन मैंने हेडलाइन नहीं देनी है। अच्छा जी, आप तय करके आए हैं। ठीक, अच्छा, इसलिए कि पहले ही कंट्रोवर्सी है, हमने इसको कम करना है, बढ़ाना तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा गवर्नर साहब कि क्या आप ये समझते हैं कि पीटीआई ने जो दावे किए थे या वादे किए थे, ऑब्वियसली इस वक्त एक मुश्किल का शिकार है, लोग सवाल करते हैं, फिर यू टर्न की बात की जाती है, फिर कहा जाता है कि वादों से जो है वो हुकूमत फिर गई है, ऑब्वियसली तनकीद भी होती है, जहाँ तारीफ होती है उसके साथ साथ, लेकिन फिलहाल तो बड़ी तनकीद ही हो रही है। क्या आपको लगता है कि पीटीआई के जो वादे थे या दावे थे वो थोड़े अनरियलिस्टिक थे, जिसकी वजह से खुद ही अब पीटीआई जो है वो मुश्किल का शिकार हो गई है? 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 90 दिन में करप्शन का खात्मा, ये थोड़े अनरियलिस्टिक हो गए थे? जी देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जब आप हुकूमत में नहीं होते तो डेप्थ ऑफ प्रॉब्लम्स आपको अंदाजा नहीं होता कि माशी सूरत हाल किस तरह खराब है, इंस्टीट्यूशन जो हैं किस तरीके से रॉटन हो गए हैं, उनमें करप्शन और उसमें माफियाज जो हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी जगह बना ली है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी पाकिस्तान में, चाहे हमारी हुकूमत है या कोई और हुकूमत हो, जो स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करेगा, उसके लिए मुश्किलात तो माउंटेन्स ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो शुगर को इंडस्ट्री को दी गई, और हमारी दौरे हुकूमत में सिर्फ 2.6 बिलियन की जो है सब्सिडी दी गई। लेकिन इसके बावजूद हमने बाकायदा कमीशन बनाया, इंक्वायरी हुई, फॉरेंसिक हुआ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि जितनी भी सब्सिडी पिछले 5 सालों में दी गई है ये सारे केसेस नैब को ऑफर किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि कोई अगर और प्राइम मिनिस्टर होता तो इतने बोल्ड डिसीजन जो है वो नहीं कर सकता था, खासकर उन हालात में जबकि मुल्क की मईशत जो है उसमें चैलेंजेस हैं, पार्टी को चैलेंजेस हैं, पार्टी के अंदर चैलेंजेस हैं। तो लेकिन इन हालात के बावजूद प्राइम मिनिस्टर जो है कम अज कम किसी चीज पे कंप्रोमाइज जो है वो करते नजर नहीं आ रहे, और मैं समझता हूं कि ये उनको अप्रिशिएट जो है इस इशू पे करना चाहिए। लेकिन एप्रिसिएशन तो मेरे ख्याल में गवर्नर साहब तभी मिलती है ना जब अवाम को कोई रिलीफ आता नजर आता है। फिर ये तनकीद की जाती है कि करप्शन का बयानिया आपने सबसे ऊपर रखा, अवाम के रिलीफ की बात नहीं की, करप्शन में लोगों को पकड़ धकड़ तो बहुत हुई लेकिन पैसा एक नहीं वापस आया, और अवाम को फिर ऑब्वियसली रिलीफ भी नहीं मिला। तो अवाम को तो रिलीफ चाहिए ना, अवाम के रिलीफ के ऊपर जो है वो क्या काम हो रहा है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जहाँ तक पब्लिक का कंसर्न है, और मैं ये बात मीडिया पे भी मैंने कही है और प्राइवेट भी अपने तमाम दोस्तों को और पार्टी के जो आला ओहदेदारान हैं या मिनिस्टर्स हैं उनको भी शेयर करता हूं कि भाई अब
हमारी जो पॉपुलैरिटी है या हमारा जो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो डिलीवरी पे है। अब हमें पूरा फोकस जो है, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है, रूल ऑफ लॉ है, करप्शन है, ये जो निचले लेवल पे करप्शन है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम इन पे फोकस करना होगा। लेकिन एक बात तो मैं समझता हूँ कि आपको हमें क्रेडिट देना चाहिए कि किसी भी फेडरल मिनिस्ट्री में या प्रोविंशियल मिनिस्ट्री में किसी किस्म का स्कैंडल जो है अभी तक जिसमें किसी किस्म का एविडेंस हो वो नहीं आया है। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मैं भी अकाउंटेबल हूँ, मेरे गवर्नर भी अकाउंटेबल हैं, मेरे चीफ मिनिस्टर भी अकाउंटेबल हैं। अगर हमारे खिलाफ किसी किस्म का भी कोई एविडेंस है तो हम उन चीज़ों को इक़्तिदार में रहते हुए फेस करने के लिए तैयार। इसलिए कि मेरा इस चीज़ पे बिलीफ है। ये जो बहरान है गवर्नर साहब, ये जो बहरान है ये स्कैंडल में नहीं आती। मेरी बात यार सुन लें। तो मेरा इस बात पे ईमान है कि जब आप हुकूमत में हो और आपकी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाए, दैट मीन्स के मुल्क जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस किस्म की सोच को, इस किस्म की रवायात जो हैं यहाँ पर कायम करना चाहते हैं कि नोबडी इज अबव द लॉ। चाहे कितना बड़ा किसी के ओहदे है, लॉ के सामने सब जो है बराबर हैं और सबको बराबर जो है वो ट्रीट किया जाएगा। चलें, अब हम उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिकली भी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होता हुआ हमें नजर आएगा। एक आखिरी सवाल, गवर्नर साहब, आपने कहा कि आपका भी ये मानना है कि डिलीवरी की तरफ आप फोकस होना चाहिए, तो अगर आप डिलीवर करने की तरफ आप फोकस करेंगे तो करप्शन तो ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज, आपने कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब आप डिलीवर करते हैं आवाम को तो फिर कोई तरीकाकार में तब्दीली नजर आएगी? खान साहब के हवाले से ये गिला किया जाता है कि वो जो है वो किसी के साथ बातचीत करने पर यकीन नहीं रखते, एक एरोगेंस है। ऑपोजिशन तो बहुत गिला करती है, इत्तेहादियों को भी आजकल काफी गिले शिकवे हैं। तो अगर आप डिलीवर करने की, आवाम को डिलीवर करने की बात करते हैं तो कोई तरीका कार में भी तब्दीली आएगी? किसी को साथ लेकर चलने पर इत्तेफाक रखती है पीटीआई? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हम लोगों को साथ लेके नहीं चलते तो हमारी हुकूमत सरवाइव नहीं कर सकती थी। हमारी पंजाब में भी कोalition गवर्नमेंट है, हमारी बलूचिस्तान में भी कोalition गवर्नमेंट है, हमारी फेडरेशन में भी कोalition गवर्नमेंट है। तो ये हर जगह पे हमारे साथ इत्तेहादी हैं और पिछले 2 साल से हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए हमारी हुकूमत जो है पंजाब में भी, फेडरल गवर्नमेंट जो है हमारी वहाँ पर स्टेबल है। हमारे पास जो मेजॉरिटी है वो तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है। तो ये कहना कि हम अपने इत्तेहादियों को साथ लेके नहीं चल रहे, उनसे मुशावरत नहीं कर रहे, तो फिर हमारी हुकूमत नहीं चल सकती थी। पंजाब में आप देख लें तो कोई हमारा इत्तेहादियों के साथ। मेंगल साहब ने तो अभी यही शिकवा किया। किसने शिकवा किया? अख्तर मेंगल साहब की बात करी, अख्तर मेंगल साहब की बात करी। देखिए, अख्तर मेंगल साहब के जो इश्यूज हैं वो बहुत कम्प्लेक्स इशू हैं, वो सिर्फ उसमें और भी बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने परवेज खटक साहब को और चंद दास्तों को ये टास्क दिया है तो वो मेंगल साहब से बात करेंगे और इंशाल्लाह मेंगल साहब की भी आप बातें सारी सुन लें। जब वो टीवी पे आ रहे थे, जो बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने बार बार कहा है कि हमारा किसी हुकूमत को गिराना या बनाना मकसूद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे 6 मुतालबात हैं, जो हमसे वादा किया था, वो मुतालबात जो है वो पूरे किए जाएं। अगर उन मुतालबात को पूरे नहीं हुए हैं तो उसके लिए हमें संजीदगी से कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो ये बात बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड कहूँगा कि बलूचिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सूबा है। उसके अवाम का मुस्तकबिल, उसके अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और हमारी अव्वलीन तरजीह है। मैं तो समझता हूँ कि देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ मार्शल प्लान फॉर बलूचिस्तान और दूसरे सूबों को बलूचिस्तान के लिए सेक्रीफाइस भी अगर करना पड़ता है बजट में तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान की खुशहाली है। और अगर इस मुल्क में जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है वो बलूचिस्तान से लिंक है। अच्छा गवर्नर साहब, इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश है पाकिस्तान को, घिराव किया हुआ चैलेंजेस ने, टिड्डी दल देख लें या फिर कोरोना देख लें। अपोजिशन की तरफ कोई रवैया बदलने की उम्मीद की जा सकती है? ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी इस चीज़ की इल्तमास की थी कि खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए जो है वो रवैये तब्दील करें, इकट्ठे हों। आपको लगता है कि इस तरह से कोई चीज़ होनी चाहिए, साथ मिलकर सोचना चाहिए पाकिस्तान के बारे में? लगता नहीं। हम सब जितनी भी हम सियासी पार्टियां हैं, हमारे सियासी लीडर्स हैं, हमारे मजहबी लीडर्स हैं, हमारी सिविल सोसाइटी है,
इन मुश्किल हालात में जब तक एक तरफ टिड्डी दल ने हमारी जो ज़रायत है, एग्रीकल्चर है, हमारा पुअर फार्मर है, मेरा दिल दुखता है जब मैं जिन बेचारों की अपनी जो फसल है उसकी आमदनी से अपनी बेटी की शादी करनी होती है, और बहुत से जो किसी का ऑपरेशन बच्चे का या फैमिली का करवाना होता है कि फसल आएगी बेचेगी तो हम अपने घर का जो सिलसिला है, जो निज़ाम है वो चलाएंगे, तो उन बेचारों की जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी अफसोसनाक क्या हो सकता है। ये टिड्डी दल का हमला है, उधर कोरोना का हमला है, तो इन हालात में द लीस्ट पाकिस्तानी नेशन डिजर्व कि हम तमाम जमातें अपनी अना को छोड़ के, अपनी बातों को छोड़ के, हम नेशनल इश्यूज जो हैं उन पे इकट्ठे हो जाएं, एक पेज पे आ जाएं और मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए पहला हमारा फोकस तमाम सियासी पार्टियों का ये होना चाहिए। सही। अच्छा गवर्नर साहब, कुछ दिन पहले आपने ब्यूरोक्रेसी से भी काफी गिला शिकवा किया और आपने कहा कि वो आबे पाक अथॉरिटी जो है उसके ऊपर काम जो है वो नहीं हो रहा और आप काफी नाला दिखाई दिए। अगर गवर्नर पंजाब जो है वो नाला दिखाई दिया और उसके कहने पर भी काम नहीं हो रहा, तो फिर मुझे बताइएगा कि आम आदमी के हवाले से जो काम है या उसकी फलाह के लिए जो काम है वो किस तरह से होगा अगर ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही? कौन जिम्मेदार है इसका? देखें, ये चैलेंजेस मैंने तो पहले भी कहा है कि हमारे पास चैलेंजेस हैं। देखें, असल बात ये है कि हमें ये देखना है कि पिछले 72 साल से या पिछले 30-40 साल से हम पाकिस्तान के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे सके, और पाकिस्तान के 50% लोग अस्पतालों में हैं गंदा पानी पीने की वजह से, और इतनी ही अमवायात जो हैं गंदा पानी पीने की वजह होती हैं। तो मेरा एक पैशन था, मैं चाहता हूं कि पंजाब के लोगों को कम से कम हम पीने का साफ पानी तो दे दें। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है जी, आप जो पीने का साफ पानी है इसको आप लीड कर लें। तो मैं ने आबे पाक अथॉरिटी कहा कि अगर हम एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, ले आएंगे चीज़ों को, तमाम चीज़ों की हम बाकायदा जो है मापिंग करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को पानी देना है। लेकिन बदकिस्मती से रेड टेप और हर्डल्स, बैरियर, 1 साल 1.5 साल का अरसा गुजर गया, और इस अरसे में मेरी ख्वाहिश थी अगर ये रुकावटें ना होती तो मैं 2 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी दे चुका होता। उसके बाद फिर सेकंड ईयर आया, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ गए। एक ब्यूरोक्रेट आता है तो वो कहता है कि ये चीज़ है, ये लीगल है, दूसरा आके उसको इलीगल कह देता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन की हद थी कि फिर कोविड आ गया, फिर कोविड के बहाने उन्होंने सोचा कि अब इसको सबोटाज कर दिया जाए। तो इसलिए मेरी नाराजगी जो है कोई मेरी जाती नाराजगी नहीं है, मैं तो अवाम के जो मसाइल हैं, नहीं आपकी जाती नाराजगी की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि अगर आप इतने बेबस हैं ब्यूरोक्रेसी के सामने तो फिर एक आम आदमी का क्या होगा? देखें, बेबस वाली बात तो नहीं है। मैंने अपना गुस्सा जो है या मैं अपनी जो नाराजगी जो है उसका इजहार किया कि भाई आप लोगों को अवाम के जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। पीने का साफ पानी बहुत बड़ा मसला है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अभी आबे पाक अथॉरिटी पे इंशाल्लाह बहुत जल्द हम काम शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वकील। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे एक और अहम मामले पर। इस वक्त आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल पाकिस्तान यूनिट से मुंसलिक कंपनी के हवाले से जो है वो एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। और सानिया इदरीस साहिबा तो आपको यकीनन याद होंगी, गूगल से एक बड़ी प्रेस्टिजियस किस्म की जॉब छोड़कर जब आई तो बड़ा वेलकम कहा गया उनको पाकिस्तान में, और ये भी दावे किए गए कि यकीनन अब एक डिजिटल पाकिस्तान का जो है वो आगाज होगा और बड़ा काम जो है वो हमने मिलकर करना है। लेकिन इस वक्त तनाज़े में वो घिरी हुई नजर आ रही है। उमर कुरैशी साहब ये तमाम मामले के ऊपर नजर रखे हुए हैं, सीनियर सहाफी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि ये तमाम मामला है क्या। उमर साहब, क्या मामला है, क्योंकि अब तो खबरें तानिया साहिबा के इस्तीफे के भी सामने आने लगी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मामला असल में काफ़ी सिंपल सा है कि वो डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर स्पेशल असिस्टेंट टू द पीएम है और वो विद द रैंक ऑफ मिनिस्टर हैं, फेडरल कैबिनेट की मीटिंग्स में बैठती हैं। दिसंबर में 2019 में वो आई थी और फरवरी के एंड में उनको नोटिफाई किया गया था। उनकी नोटिफिकेशन से एक हफ्ता पहले SECB के थ्रू एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर हुई थी
जिसमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो भी हैं और जहांगीर तरीन साहब थे अप्रैल तक। जहांगीर तरीन साहब के लॉयर हैं और करीम के जो फाउंडर हैं वो हैं। अब ये बात आती है कि प्राइवेट फाउंडेशन अगर या जो प्राइवेट कंपनी की हेड मिनिस्टर कैसे हो सकती हैं, और वो कंपनी जो उन्होंने बनाई है उसकी पूरी जो काम है वो है डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना थ्रू वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है और उधर से बात चली है। सही, लेकिन वो तो मुसलसल इनकार कर रही हैं उमर कुरैशी साहब। वो ये कह रही हैं कि ये नॉन प्रॉफिटेबल किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है और इसका उस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है, इस तरह की कोई चीज नहीं है। मुसलसल उनकी तरफ से इस चीज को डिनाई किया जा रहा है। जी जी हाँ, उनका एक्चुअली डिनाई तो वो इतना नहीं कर रही, बस वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि भाई ये नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है। नॉन प्रॉफिट का ये मतलब नहीं होता कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किसने अपॉइंट किया है इनको? जहांगीर तरीन को, जहांगीर तरीन के लॉयर को, करीम के फाउंडर को, और जो भी ये जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनी ये कह रही हैं जो भी ये काम करेगी वो डिजिटल पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है उसके थ्रू करेगी। उधर वो मिनिस्टर हैं, इधर इसकी चेयरपर्सन है। तो अच्छा उमर साहब, ये तो कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के सेक्शन 42 के नाम पर इसे रजिस्टर किया गया है, जिसकी वजह से सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। ये क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। सेक्शन 42 तो होती है वो नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। अच्छा। लेकिन नॉन प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसे नहीं बनाएंगे, एक बात। और जरूर आप नॉन प्रॉफिट कंपनी बना लें, वो उसमें कोई मसला नहीं है। आप एक बना लें, दो बना लें, तीन बना लें, लेकिन उसका चेयरमैन मिनिस्टर तो नहीं होगा ना। फर्ज करें कि एविएशन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई हुई है जो सिविल एविएशन के कॉन्ट्रैक्ट्स में डीलिंग करती है, और उस कंपनी के वो चेयरमैन है और इधर एविएशन मिनिस्टर भी हैं। तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हुआ ना। अच्छा उमर साहब, एक आखिरी सवाल, और वो ये कि तानिया साहिबा का अब मुस्तकबिल क्या है? क्या वो इधर से इस्तीफा देंगी या फिर उधर से देंगी? होने क्या वाला है? मतलब होना तो ये वाला तो वो तो अल्लाह ताला ही जानता है या प्राइम मिनिस्टर साहब जानते हैं, लेकिन होना जो चाहिए वो ये है कि जब इलेक्शन से पहले पीटीआई ने कहा था कि वो पिछली गवर्नमेंट के करप्शन को, क्रोनिज्म को खत्म करेगी, तो ये जो एक चीज सामने आई है एक तरह की क्रोनिज्म है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नॉर्मली तो शी शुड बी रिजाइनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट पोस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर कुरैशी साहब। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हुकूमत जो दावे और वादे करके आई हुई थी उसके साथ जरूर ये चीज़ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, और बड़ा अहम मामला है। हुकूमत को यकीनन इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए कि तमाम क्या मामला इसको रिजॉल्व करना चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से जो ख्वाब हुकूमत ने दिलाए उससे भी एक यू टर्न की तरह हमें नजर आएगा और वो भी मामला जो है वो ठप होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।